हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 14 चैप्टर राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं पढ़ रहे थे और इसके भी पहले पार्ट में हमने स्टॉक और प्रवाह के बारे में जाना था। कुछ याद है या भूल गए? तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉक का अर्थ क्या होता है कि एक निश्चित समय बिंदु पर किसी आर्थिक चर का अध्ययन किया जाता है, तो हम इसे स्टॉक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था कि एक बांध है, उसमें पानी का स्तर 30 जुलाई को कितना है, 1 जुलाई को कितना है, 30 जून को कितना है, अर्थात एक पर्टिकुलर डेट पे कितना है। और इसके बाद यदि हम बात करें प्रवाह की, तो एक निश्चित समय अवधि में यदि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है तो इसे हम प्रवाह कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बांध के उदाहरण में बताया था कि एक 3 महीने में बांध में कितना पानी आया, याद है नहीं याद है? तो राष्ट्रीय आय भी क्या होती है? एक प्रवाह होती है। और राष्ट्रीय आय एक प्रवाह होती है, जैसे शरीर में रक्त का संचार होता है वैसे ही राष्ट्रीय आय या आय का प्रवाह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में चलता रहता है और इसे ही हम आय का चक्र का प्रवाह कहते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का, जिसे कि आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और जब आप फर्दर एजुकेशंस करेंगे, इकोनॉमिक्स में आप MA BA करेंगे, तो आपकी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से यदि इसका बेसिक समझ में आएगा तो आप इसको आगे भी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान से समझना है कि आय का चक्राकार प्रवाह होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि आय का चक्राकार प्रवाह क्या है। आय का चक्राकार प्रवाह, तो बच्चों सबसे पहले जो फ्रांस के अर्थशास्त्री है फ्रैंकायस क्विज़ने ने 1758 में ये आय का चक्र का प्रवाह दिया, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इनकी जो आर्थिक तालिका है उसको दोबारा प्रकाशित किया। यही यहाँ पर लिखा है कि जो सर्वप्रथम विचार है फ्रांस के प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री, जो ये फ्रैंकायस क्विज़ने थे, ये कृषि अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1758 में सर्वप्रथम आय का चक्र का प्रवाह दिया और कार्ल मार्क्स ने फ्रैंकायस क्विज़ने की आर्थिक तालिका को दोबारा प्रकाशित किया। तो आपको याद रहेगा सर्वप्रथम किसने दिया? फ्रैंकायस क्विज़ने ने 1758 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर का कि सबसे पहले आय का चक्र का प्रवाह किसने दिया? तो आपको फ्रैंकायस क्विज़ने ने 1758 में दिया। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? तो आय के चक्र का प्रवाह समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में क्षेत्र कौन से होते हैं, अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आय घूमती रहती है। तो अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में 5 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 5 क्षेत्र होते हैं जिनमें आय का प्रवाह होता रहता है। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र है उपभोक्ता या परिवार या हाउस होल्ड क्षेत्र। तो बच्चों आप भी उपभोक्ता हैं। यहाँ पर जो अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति क्या होता है? उपभोक्ता या परिवार या हाउस होल्ड होता है, क्योंकि किसी ना किसी वस्तु का उपभोग हर एक व्यक्ति करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मुद्रा के बदले में उस वस्तु को क्या कर लेते हैं? उपयोग में लेते हैं, उसको क्रय करते हैं और फिर उसका उपभोग करते हैं। तो उपभोक्ता, परिवार या हाउस होल्ड, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है व्यावसायिक फर्म या उत्पादक, जिसे हम बिजनेस फर्म कहते हैं। हम जिस भी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं वो कहीं ना कहीं उत्पादित होती है, तो जहां ये उत्पादित होती है उसे हम कहते हैं व्यावसायिक फर्म या हम ये बोल सकते हैं बिजनेस फर्म सेक्टर। ठीक है बच्चों, याद रहेगा कि पहला सेक्टर तो हाउस होल्ड सेक्टर हो गया और दूसरा हुआ बिजनेस फर्म सेक्टर, जहां पर की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और वहां से वस्तु और सेवाएं क्या की जाती हैं? व्यक्तियों को दी जाती हैं और उसके बदले में उन्हें मुद्रा का भुगतान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आय घूमी नहीं घूमी, और इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आगे। पहले हम सेक्टर्स पढ़ ले अच्छे से। तीसरा सेक्टर देते हैं। तीसरा सेक्टर होता है सरकार। तो सरकार का भी क्या होता है? हस्तक्षेप होता ही नहीं होता। सरकार भी क्या करती है? विभिन्न लोगों से क्या करती है? टैक्स के रूप में आय लेती है और सरकार व्यय भी करती है, जैसे परिवहन पर खर्च कर रही है, शिक्षा पर खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है। तो सरकार के द्वारा भी क्या होता है? जो आय का प्रवाह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चलता रहता है। सरकार परिवार से भी करती है आय का प्रवाह, व्यावसायिक फर्म से भी करती है। ठीक है बच्चों, चौथा सेक्टर देखते हैं। चौथा सेक्टर होता है विदेशी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र या एक्सटर्नल सेक्टर। तो जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है, विदेशी क्षेत्र होता है, उसमें भी क्या होता है? आयात और निर्यात के द्वारा आय का प्रवाह चलता रहता है। और जो 5वां क्षेत्र होता है वो होता है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के द्वारा भी क्या रहता है? आय का प्रवाह होता रहता है। पूंजी बाजार आप समझ सकते हैं कि पूंजी बाजार में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, बैंकिंग के बारे में
सुना होगा, जहाँ से कि क्या होता है, पैसों का लेन देन चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये 5 जो क्षेत्र होते हैं अर्थशास्त्र में, जिनके बीच में क्या रहता है, पैसों का लेन देन या फिर हम कह सकते हैं आय का प्रवाह होता रहता है, और इसे ही हम आय का चक्र का प्रवाह कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इनकी एक दूसरे पर निर्भरता को आय के चक्राकार प्रवाह से समझा जा सकता है। हर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर रहता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि उपभोक्ता है, उसे किसी वस्तु और सेवा का सेवन करना है, उपभोग करना है, तो वो किस पर क्षेत्र निर्भर रहेगा, व्यावसायिक फर्म पर रहेगा, नहीं रहेगा। और व्यावसायिक फर्म को यदि उत्पादन के साधन चाहिए तो वो किस पर निर्भर रहेंगे, परिवार क्षेत्र पर, क्योंकि परिवार क्षेत्र या उपभोक्ता क्षेत्र ही तो उसको उत्पादन के साधन दे पाएंगे। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर करता है, और इसी वजह से उन लोगों के बीच में आय का प्रवाह होता रहता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब आगे देखें कि ये क्या है। तो आयलर प्रमेय, इसमें एक चीज़ आती है कि आयलर प्रमेय, तो हमने देखा कि उत्पादन के साधन जो होते हैं, हमने भी बात की ना कि उत्पादन के साधन जो यदि व्यावसायिक फर्म को चाहिए उत्पादन करने के लिए, तो वो कहाँ से लेंगे, परिवार से लेंगे, नहीं लेंगे, और परिवार से वो उत्पादन के साधन लेने के बाद उत्पादन करेंगे। तो जो उत्पादन है उससे जो आय प्राप्त होगी उसका पूरा बंटवारा उत्पादन के साधनों पर चला जाता है, ऐसा कहा आयलर ने, और इसे ही कहते हैं आयलर प्रमेय, कि उत्पादन के साधनों द्वारा जो उत्पादन होता है उसका पूरा बंटवारा उत्पादन के साधनों को ही दे दिया जाता है, कुछ भी अपने पास नहीं रखा जाता। तो इसे ही आयलर प्रमेय कहते हैं। अर्थात साधनों की जो आय होती है वही साधनों का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि उत्पादन के साधनों द्वारा वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। आयलर प्रमेय के अनुसार उत्पादन का पूरा बंटवारा उत्पादन के साधनों को कर दिया जाता है। जो भी उत्पादन होता है उसका बंटवारा उत्पादन के साधनों को कर दिया जाता है। अर्थात जो भी उत्पादन का मूल्य होता है वो साधनों की आय होती है। जैसे कि ये पेन है, इसको उत्पादन करने के लिए बहुत सारे उत्पादन के साधन लगे, पूंजी भी लगी है, भूमि भी लगी है, श्रम भी लगा है, उद्यमी भी लगा है। हमने पढ़े ना उत्पादन के साधन, तो वो सारा उत्पादन इसके साधनों के द्वारा इसका उत्पादन हुआ, और इसके उत्पादन करने के बाद जो इसका मूल्य प्राप्त होता है, जैसे कि हमने माना है 20 रुपए का पेन है और 20 रुपए में ये पेन बिका, तो 20 रुपए जो प्राप्त होते हैं वो 20 रुपए किस उत्पादन के साधनों को बढ़ जाएंगे। वो अलग अलग से होगा भी किसका क्या, जैसे हम भूमि का क्या लगान बनता है, पूंजी का क्या ब्याज बनता है, तो इस प्रकार से वो सारा बंटवारा 20 रुपए का उन उत्पादन के साधनों को चला जाएगा। अर्थात उत्पादन का जो मूल्य है वो साधनों की आय के बराबर होता है। समझ में आ गया ना? यही बताया था आयलर ने, जिसे कि हम आयलर प्रमेय के नाम से जानते हैं। उत्पादन का मूल्य बराबर साधनों की आय। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि देश के लोगों द्वारा साधनों की आय को व्यय करके वस्तु और सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। अब जैसे कि साधनों की जो आय है, अर्थात उत्पादन के साधन, जो भूमि का स्वामी है उसको लगान मिल जाएगा, जो पूंजी का स्वामी है उसको ब्याज मिल जाएगा, जो श्रम करता है उसको मजदूरी मिल जाएगी, जो उद्यमी है उसको लाभ मिल जाएगा। अर्थात उत्पादन के साधनों को उनकी आय प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि उत्पादन के साधनों को अपनी आय प्राप्त हो गई और वो उस आय को प्राप्त करके उसके तिजोरी के लॉकर है उसमें बंद करके और बैठ गए। उनको भी तो वस्तु और सेवाओं की जरूरत होगी, नहीं होगी, तो वो उसी आय को व्यय करके क्या प्राप्त करते हैं, वस्तु और सेवा प्राप्त करते हैं। जैसे कि अब आपके घर में है, आपके पिताजी कहीं ना कहीं कमाने जाते होंगे, वो जो भी इनकम प्राप्त करते हैं तो वो इनकम क्या करते हो, आप लोगों को यदि किसी वस्तु और सेवा की जरूरत होती है तो वो उसका उपभोग करके खर्च करते नहीं करते। तो इस प्रकार से आय जो उन्हें प्राप्त होती है साधनों की, उसे ही वस्तु और सेवाओं में क्या कर दिया जाता है, व्यय कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार देश के परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं द्वारा कमाई गई आमदनी घूमती रहती है, जिसे ही हम आय का चक्र का प्रवाह कहते हैं। समझ में आया कि परिवारों के द्वारा, मतलब परिवार अर्थात उत्पादन के साधनों के द्वारा जो आय प्राप्त होती है वो वस्तु और सेवाओं पर क्या कर दी जाती है, खर्च कर दी जाती है। अर्थात उत्पादन के जो करता है ना, व्यावसायिक फर्म है, उस पर उनको क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं के बदले में खर्च कर दी जाती है। और जो उत्पादक करता है अर्थात व्यावसायिक फर्म है, वो उत्पादन के साधनों को लेता है अपने उत्पादन करने में। तो जो उत्पादन के साधनों को लेता है उसके बाद उत्पादन करता है, उसका जो मूल्य होता है, जो उसे प्राप्त होता है, वो किसको दे देता है, परिवारों को दे देता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से पहले तो आए, जैसे हमने माना कि उत्पादन के साधन उसने लिए,
व्यावसायिक फर्म ने, और उसके बदले में उसने आय दे दी उनको। और फिर जो आय प्राप्त हो गई परिवार को, वो परिवारों ने आय को क्या किया, जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करेंगे तो उसके रूप में उनको खर्च कर दिया। तो इस प्रकार से आय परिवार और व्यावसायिक फर्म के बीच में आई या गई नहीं, उसको भी मिल गई और उसको भी मिली, फिर उन्होंने खर्च भी कर दी, फिर उसने भी खर्च कर दी। तो इस प्रकार से आय घूमती रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आय का चक्र का प्रवाह या सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम। की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आय क्या होती है, घूमती रहती है, जिसे ही हम आय का चक्र का प्रवाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसका हम मॉडल देखेंगे कि जो आय का चक्र का प्रवाह, हमने बात तो कर ली कि परिवारों और व्यावसायिक फर्मों, पांचों क्षेत्र की बात की हमने। उदाहरण हालांकि परिवार और व्यावसायिक फर्मों में ही देखा है कि किस तरीके से आय घूम रही है, लेकिन इसका पर्टिकुलर मॉडल होता है जिसकी सहायता से हमें अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से आय का चक्र का प्रवाह चलता है। अर्थव्यवस्था में परिवारों और फर्मों के मध्य आय के चक्रीय प्रवाह को एक मॉडल के द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे कि आपने कभी साइंस या बायोलॉजी देखी हो तो उसमें क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का या गत्ते का समझ में एक मॉडल बना देते हैं। उस मॉडल से इसमें देखो ये हो रहा है, इसमें ये देखो ये हो रहा है। अब हम शरीर के अंदर मतलब अच्छे से उसकी एक्सरे करके इस तरीके से तो समझा नहीं सकते कि भाई आपको पूरा बताए, तो उसके लिए एक मॉडल बना देते हैं। उस मॉडल से क्या होता है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स में भी क्या है, एक मॉडल बनाया जाएगा जिसके द्वारा हम समझा पाएंगे कि आय का चक्र का प्रवाह किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मॉडल क्या होता है, जटिल वास्तविकता का क्या होता है, एक सरल रूप होता है। जैसे आपने रक्त परिसंचरण तंत्र का भी देखा होगा, मानव का पाचन तंत्र देखा होगा ना, किस प्रकार से गोल 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 चित्र बनता है। फिर हम उसको समझते हैं कि ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। श्वसन तंत्र का देखा होगा। तो जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जटिल चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आय का चक्र का प्रवाह भी एक जटिल है, जिसको कि हम क्या करेंगे, एक मॉडल की सहायता से आसानी से समझेंगे। जैसे मानव शरीर की कार्य प्रणाली को मिट्टी या प्लास्टिक के मॉडल द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, वैसे ही अर्थव्यवस्था के परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के मध्य आमदनी के चक्र का प्रवाह को भी हम मॉडल की सहायता से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक मॉडल बनाएंगे, परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के मध्य किस प्रकार से आमदनी घूमती रहती है, उसे ही हम आय का चक्र का प्रवाह कहेंगे। और एक मॉडल से हम एक जटिल चीज को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि मॉडल की मान्यताएं क्या है। ठीक है, अब हमने पहले ही जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब से ही हमने शुरू कर दिया था कि मान्यताएं होती हैं, कुछ दशाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जिनका पूरा होने पर ही वो नियम लागू होता है। यही बात की थी ना। तो यहाँ पर भी ये मॉडल तभी लागू होगा जो हम पढ़ेंगे अभी, जब इसकी कुछ मान्यताएं पूरी होती हैं। अब ये मान्यताएं क्या क्या होती हैं कि पहली है कि देश में संपूर्ण उत्पादन व्यावसायिक फर्मों के द्वारा होता है, कि जो भी उत्पादन है वो केवल कौन करेगी, व्यावसायिक फर्में करेंगी। क्योंकि यदि वही जो उत्पादन करेंगे तभी तो क्या होगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उससे उत्पादन प्राप्त करेगा और अपनी आय को उस पर खर्च करेगा। यदि उसके अलावा कोई और उत्पादन करेगा तो इससे क्या होगा, मॉडल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो व्यावसायिक फर्मों के द्वारा ही सारा उत्पादन किया जाता है। व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेचती है, कच्चा माल शेष नहीं बचता। ये भी यहाँ पर एक मान्यता है कि व्यावसायिक फर्मों ने जो भी उत्पादन किया है वो सारा वो बेच देती है परिवार सेक्टर को, कुछ भी अपने पास नहीं रहती, ना कोई कच्चा माल बचता है। तभी तो उत्पादन का पूरा पूरा मूल्य किसको चल जाता है, उत्पादन के साधनों को चला जाता है। अन्यथा यदि उनके पास कच्चा माल बच गया तो इसका मतलब उनके पास कुछ मनी भी शेष रह गई, क्योंकि कच्चे माल का भी तो कोई ना कोई मूल्य होता ही नहीं होता। तो इसकी वजह से सारा बंटवारा उनको नहीं हो पाएगा उत्पादन के साधनों को, तो कच्चा माल कुछ भी नहीं बचता, सारा जो माल है वो परिवार सेक्टर को बेच दिया जाता है। अगला है आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। यहाँ पर हम आय का चक्राकार प्रवाह पढ़ेंगे तो इसमें जो 3 क्षेत्र हैं, सरकारी जो क्षेत्र है, पूंजीगत जो क्षेत्र है और विदेशी क्षेत्र है, इनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। केवल 2 ही क्षेत्र को, अर्थात सरल जो आय का चक्र का प्रवाह है उसे हम पढ़ेंगे। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तब आपको 5 क्षेत्रों को भी देखकर आपको क्या करना होगा, आय का चक्र का प्रवाह पढ़ना होगा। केवल यहाँ पर हम 2 सेक्टर्स को देखेंगे। तो 2 सेक्टर्स को यदि देखेंगे तो सरकारी जो क्षेत्र है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ना तो किसी प्रकार की आय ले रही है परिवार और व्यावसायिक फर्मों से, और ना ही किसी प्रकार का व्यय कर रही है परिवार और व्यावसायिक फर्मों पर, लेकिन वास्तविकता में तो करती है। लेकिन यहाँ ये मॉडल की मान्यता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
ठीक है बच्चों, ये इसकी तीसरी मान्यता हो गई। बंद अर्थव्यवस्था अर्थात विदेशों से भी आयात निर्यात नहीं, वो तो होगा ही, क्योंकि हम यहाँ द्विक्षेत्रीय मॉडल पढ़ रहे हैं। 2 क्षेत्र अर्थात परिवार और व्यावसायिक फर्म, बाकी 3 क्षेत्रों को हमने शामिल नहीं किया, तो विदेशी क्षेत्र भी कोई नहीं होता, किसी से ना तो निर्यात होता है और ना ही किसी को आयात होता है। यदि निर्यात आयात को भी शामिल कर देंगे तो ये मॉडल ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अर्थात केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं, विदेशी क्षेत्र यहाँ पर शामिल नहीं होता। तो ये चारों मान्यताएं आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, तभी ये मॉडल लागू होगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया? अब आगे देखें हम। आगे है, जब देश की अर्थव्यवस्था खुली होती है तब आय के चक्राकार प्रवाह के क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है? 5। हमने यही बात की थी ना कि वास्तव में तो क्षेत्र कितने होते हैं? 5। पांचों क्षेत्रों के बारे में हमने बताया कि एक तो परिवार क्षेत्र होता है, एक व्यावसायिक फर्म क्षेत्र होता है, एक विदेशी क्षेत्र होता है, एक सरकार क्षेत्र होता है, एक पूंजी बाजार क्षेत्र होता है, और ये 5 क्षेत्र पाए जाते हैं खुली अर्थव्यवस्था में। ध्यान रखना, खुली अर्थव्यवस्था में 5 क्षेत्र पाए जाते हैं, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, परिवार और व्यावसायिक फर्म। और हम यहाँ पर आपके जो सिलेबस है उसमें बंद अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार मॉडल दिया हुआ है, तो केवल 2 क्षेत्रों के मध्य किस प्रकार से आमदनी का प्रवाह होता है वो हम पढ़ेंगे आय के चक्राकार प्रवाह में। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे बंद अर्थव्यवस्था का, बाकी तीनों क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होते, इसीलिए ये सारी मान्यताएं यहाँ पर शामिल की गई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक सरल आय के चक्राकार प्रवाह मॉडल में कितने क्षेत्र होते हैं? 2। एक तो परिवार क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा होता है व्यावसायिक फर्म या बिजनेस फर्म सेक्टर। ठीक है बच्चों, ये 2 क्षेत्र दे रखे हैं। प्रथम है परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है व्यवसाय क्षेत्र या बिजनेस सेक्टर। अब हम जानेंगे कि परिवार क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र के बीच में किस प्रकार से आमदनी का प्रवाह होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार क्षेत्र क्या होता है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि परिवार क्षेत्र क्या होता है, किस चीज़ का कैसे प्रवाह करता है। फिर दूसरा हम देखेंगे कि बिजनेस सेक्टर है या व्यवसायिक क्षेत्र है, वो क्या होता है, वो किस तरीके से अपनी आमदनी का प्रवाह करता है। तो आप जानते हैं जो परिवार क्षेत्र होता है वो ही उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। जो भी उत्पादन के साधन है व्यावसायिक फर्म को अपने उत्पादन करने के लिए चाहिए, तो वो किससे लेगा? परिवार क्षेत्र से, क्योंकि परिवार क्षेत्र के पास ही क्या होते हैं? उत्पादन के साधन, अर्थात भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये सब कहाँ होते हैं? परिवार सेक्टर में। ठीक है, वहाँ से उत्पादन के साधन लिए जाते हैं व्यावसायिक फर्मों के द्वारा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि परिवार क्षेत्र ही वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, उसके द्वारा ही वस्तु और सेवाओं का उपभोग किया जाता है, और वो वस्तु और सेवाएं उससे किससे ली जाती है? व्यावसायिक फर्म से ली जाती है। ठीक है बच्चों, यही लिखा हुआ है कि परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है और व्यावसायिक फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन का क्या करता है? उपभोग करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। उत्पादन के साधनों का स्वामी परिवार क्षेत्र होता है, और वस्तु और सेवाओं को जो उत्पादन व्यावसायिक फर्मों के द्वारा किया जाता है उसका उपभोग भी कौन करता है? परिवार क्षेत्र करता है। दूसरा क्षेत्र वो होता है व्यावसायिक क्षेत्र। ठीक है, अब ये व्यावसायिक क्षेत्र क्या करता है? उत्पादन का कार्य करता है। जो भी वस्तु सेवा है उसका उत्पादन का कार्य करता है, वो किसके सहयोग से? उत्पादन के साधनों के सहयोग से। और उत्पादन के साधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? उसको परिवार क्षेत्र से। मतलब परिवार क्षेत्र से जो उत्पादन के साधन प्राप्त होते हैं उनका उपयोग कर व्यावसायिक फर्म क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक है, यहीं यहाँ पर लिखा है कि व्यावसायिक क्षेत्र परिवार के उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन करता है। ठीक है, और जो उत्पादन करता है उस उत्पादन को उपभोग हेतु किसको दे देता है? परिवार को दे देता है। उत्पादन करके खुद के पास तो रखता नहीं है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो तो उसको लेनी होगी ना, उसके जो पैसे उसको तो वसूलने होंगे ना। हमने पढ़ा था ना लागतों में कि जो भी लागतें आती हैं उसको बेचकर क्या प्राप्त किया जाता है? आगम प्राप्त की जाती है। तो व्यावसायिक फर्मों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है वो परिवारों को दे दिया जाता है। किसके लिए? उपभोग हेतु। ठीक है बच्चों, यहीं यहाँ पे लिखा है कि उपभोग हेतु उत्पादन को परिवार को वो क्या करता है? बेचता है। ठीक है, अब हम समझेंगे हमारा एक मॉडल जो कि आपके सामने बना हुआ है, और आपको आधी सी बातें तो मैंने वैसे ही समझा दी। अब थोड़ा सा मॉडल है, कोई जटिल नहीं है, एकदम सरल है। इसका नाम ही क्या है? सरल आय का चक्राकार प्रवाह। क्योंकि जटिल तो जब होता है ना जब हम 5 सेक्टर शामिल कर लेते। यहाँ पर कितने हुए? केवल 2 सेक्टर हुए ना शामिल। कौन कौन से? एक तो परिवार क्षेत्र और एक व्यावसायिक फर्म क्षेत्र। तो इन दोनों में आय का चक्राकार प्रवाह किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर आप देखेंगे, और यही जो डायग्राम है आपकी बुक में भी बना हुआ है जिसमें आप इजी से सब कुछ समझ सकते हैं। तो शुरू करें हम। तो हमारे सामने है एक तो परिवार क्षेत्र और एक व्यवसायिक क्षेत्र। हमने पढ़ा था कि परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, अर्थात भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये सब किसके पास होता है? इस परिवार क्षेत्र के पास। ठीक है, अब ये परिवार क्षेत्र क्या करता है? ये सबको अपने पास तो रखता नहीं है, उत्पादन करने के लिए किसको दे देता है? ये व्यावसायिक फर्म को। तो आप देख पा रहे हैं
कि ये जो श्रम, पूंजी, ब्याज, भूमि, उद्यमी, ये सारा उसने किसको दे दिया? व्यावसायिक फर्म को। अब उत्पादन के साधन जब वो व्यावसायिक फर्म को दे देता है तो व्यावसायिक फर्म फ्री में तो नहीं लेगा, उसके बदले में जो व्यावसायिक फर्म क्या करेगा, उसका जो भी पूंजी का क्या ब्याज हुआ, भूमि का लगान हुआ, श्रमिक का क्या हुई मजदूरी हुई, उद्यमी का लाभ हुआ, तो ये सारा वो किसको देगा? परिवारों को देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन के साधनों को वो परिवारों से ही ले रहा है, तो उसके बदले में वो मुद्रा का भुगतान करेगा, नहीं करेगा? करेगा ना। तो इसी के बदले में व्यावसायिक फर्म जो भी होता है, जैसे श्रम की मजदूरी होती है, पूंजी का ब्याज होता है, भूमि का लगान होता है, उद्यमी का लाभ होता है, तो वो सारी चीजें किसको दे देता है? परिवार को दे देता है। तो यहाँ पर एक चक्र पूरा हो गया। उत्पादन के साधन किसने दिए? परिवार ने व्यावसायिक फर्म को दिए, और व्यावसायिक फर्म ने उसके बदले में उत्पादन के साधनों का जो भी प्रतिफल है वो परिवारों को दे दिया। समझ में आ गया? अब उन उत्पादन के साधनों का लेन देन होने के बाद परिवार, जो व्यावसायिक फर्म है, उसके पास ने जो आए थे साधन, उससे उसने क्या किया? उत्पादन किया। क्या किया? उत्पादन किया। अब उस उत्पादन को भी वो अपने पास नहीं रखेगा कि उत्पादन करता किस लिए? क्योंकि उसमें लागतें आती है, उससे आगम प्राप्त करने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो व्यावसायिक फर्म जो उत्पादन करती है, उस उत्पादन को क्या करता है? जो परिवार है वो उपभोग हेतु खरीदता है। वस्तु और सेवाओं को कौन खरीदता है? परिवार खरीदता है व्यावसायिक फर्म से उपभोग हेतु। तो ये जो वस्तु और सेवाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो व्यावसायिक फर्म ने जो उत्पादन किया उस वस्तु और सेवाओं को वो देती है परिवार को। ठीक है, जो भी उत्पादन होता है, उत्पादन के साधनों द्वारा वस्तु और सेवा, वो व्यावसायिक फर्म से कहाँ जाती है? परिवार के पास। अब परिवार भी उन वस्तुओं सेवाओं को फ्री में तो लेते नहीं है, उसके बदले में क्या करते हैं? भुगतान करते हैं ना मुद्रा का। तो इन वस्तु और सेवाओं के बदले में वो उपभोग व्यय करते हैं किसको? फर्म को। जो भी उपभोग हेतु उन्होंने वस्तु सेवाएं ली है, उसके बदले में व्यय करेंगे किसको? व्यावसायिक फर्म को। तो यहाँ पर आप दो प्रकार से देख पा रहे हैं कि कैसे लेन देन चल रहा है। उत्पादन के साधनों का कहाँ चल रहा है? परिवार से व्यावसायिक फर्म की ओर। फिर व्यावसायिक फर्म ने उत्पादन के साधनों का प्रतिफल किसको दिया? परिवारों को। ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यावसायिक फर्म ने जो भी उत्पादित किया है उन वस्तुओं और सेवाओं को किसको दिया? परिवारों को। और परिवारों ने उसके बदले में उपभोग व्यय किसको दिया? व्यावसायिक फर्म को। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आय है वो क्या हो रही है? इधर से उधर हो रही है। उसने उत्पादित किया, उत्पादन करने का जो मूल्य होता है वो परिवारों से वसूल लिया। समझ में आ रहा है ना? ले लिया, और वो जो परिवार का जो मूल्य आया, वो उत्पादन जो उसने किया, उसके उत्पादन के साधनों को के प्रतिफल के रूप में किसको दे दिया? परिवारों को दे दिया। तो इस प्रकार से आय यहाँ पर घूमती रहती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इस प्रकार उत्पादन के साधन परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर जाते हैं, जिसके बदले उन्हें मुद्रा के रूप में क्या प्राप्त होता है? भुगतान प्राप्त होता है। जो ये उत्पादन के साधन है वो कहाँ जा रहे हैं? व्यावसायिक फर्म की ओर, और उसके बदले में मुद्रा के रूप में मजदूरी, लाभ या हम कह सकते हैं उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के रूप में उन्हें भुगतान मिलता है। तो ये मुद्रा के रूप में भुगतान मिल गया उनको। ठीक है, परिवार जो मुद्रा का भुगतान व्यावसायिक फर्मों से प्राप्त करते हैं, परिवारों को जो भुगतान प्राप्त होता है किससे? व्यावसायिक फर्मों से, उसको दोबारा ही वो किस पर खर्च कर देते हैं? व्यावसायिक फर्मों से जो वस्तु और सेवाएं प्राप्त करते हैं उसके बदले में उसको भुगतान कर देते हैं। मतलब पहले तो उन्होंने प्राप्त कर लिया उत्पादन के साधनों के बदले में भुगतान, और फिर उनको उपभोग की जरूरत हुई वस्तु और सेवाओं की, तो वो उसे ही वापस व्यावसायिक फर्मों को दे देते हैं। परिवार जो मुद्रा का भुगतान व्यावसायिक फर्मों से प्राप्त करते हैं उसे दोबारा व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के बदले में कर देते हैं। अतः परिवार मुद्रा देकर व्यावसायिक फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। मुद्रा देकर व्यावसायिक फर्म से वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर उनका उपभोग करते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ पर एक ही चीज़ है आपको ढंग से समझनी है कि परिवार उत्पादन के साधनों को देते हैं व्यावसायिक फर्मों को, और उसके बदले में उत्पादन के साधनों का प्रतिफल प्राप्त कर लेते हैं। अब परिवार के पास पैसे आ गए, अब परिवार को उपभोग करना होगा, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? उपभोग हेतु वस्तुओं और सेवाएं लेते हैं किससे? व्यावसायिक फर्म में, और उसके बदले में उपभोग व्यय दे देते हैं। तो उनके पास जो पहले तो वो आय ले लेते हैं उत्पादन के साधनों के, और उसी आय को व्यावसायिक फर्मों को उपभोग व्यय के रूप में दे देते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो साधनों की आय है, अर्थात परिवार की आय है, वो किसका व्यय हो गया? व्यावसायिक फर्मों का व्यय हो गया। और व्यावसायिक फर्मों की जो आय है, आय प्राप्त हो गई ना उनको उपभोग व्यय के रूप में, और वही किसका खर्चा हो गया? परिवारों का क्या हो गया? व्यय हो गया। यहाँ पर देख रहे हो ना, एक की आय दूसरे का व्यय, एक की आय दूसरे का व्यय। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो परिवार का व्यय है वो तो व्यावसायिक फर्मों की क्या हो गई? आय हो गई, और व्यावसायिक फर्मों का जो व्यय है वो क्या हो गई? परिवार की आय हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो प्रवाह होता है वो होता है दो प्रकार का।
यहाँ पर दो प्रकार का प्रवाह होता है। यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से देखा हो, तो यहाँ पर दो प्रकार का प्रवाह होता है। एक तो होता है वास्तविक प्रवाह और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह आप समझ पा रहे हैं, जो मुद्रा के रूप में प्रवाह होता है, और वास्तविक प्रवाह, क्योंकि यहाँ आय का प्रवाह तो हो रहा है तो मुद्रा का ही होगा, और वास्तविक प्रवाह का मतलब हो रहा है उत्पादन के साधनों का प्रवाह या उपभोग्य वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, ये हो गया वास्तविक प्रवाह। और जो मुद्रा के रूप में भुगतान हो रहा है उसे होते हैं मौद्रिक प्रवाह। तो कैसे हो रहा है, हम यहाँ देखते हैं वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में आ रहा है कि उत्पादन के साधनों का प्रवाह, उत्पादन के साधनों का प्रवाह परिवार से कहाँ हो रहा है, व्यवसायिक फर्मों की तरफ। तो उत्पादन के साधनों का प्रवाह कैसा हो गया, वास्तविक प्रवाह। और वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हो रहा है व्यवसायिक फर्म से परिवारों की ओर। समझ में आ रहा है कि जो एक तो उत्पादन के साधनों का प्रवाह परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर, व्यवसायिक फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार की ओर, तो ये हो गया वास्तविक प्रवाह। यहाँ पर कोई मुद्रा नहीं हो रही है एक्सचेंज, केवल क्या एक्सचेंज हो रहा है, उत्पादन के साधन और वस्तुओं और सेवाएं। तो इसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। क्या होता है, उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर, व्यवसायिक फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं का परिवार की ओर। तो ये जो दो प्रकार का प्रवाह है, एक तो उत्पादन के साधनों का और एक वस्तुओं और सेवाओं का, ये दोनों प्रवाह कहलाएंगे वास्तविक प्रवाह। अब जो दूसरा प्रवाह होता है वो होता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह अर्थात मुद्रा के रूप में प्रवाह। अब उत्पादन के साधन जब परिवार ने क्या किए हैं, व्यवसायिक फर्मों को दिए हैं, तो उसके बदले में उसने क्या लिया है, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल लिया है ना, पूंजी का जो ब्याज लिया है, श्रम की जो मजदूरी ली है, उद्यमी का लाभ हुआ है, ये मुद्रा के रूप में ही लेंगे, तो ये हो गया मौद्रिक प्रवाह। और जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह व्यवसायिक फर्म से परिवारों की ओर हुआ है, तो परिवार ने इसके बदले में क्या दिया है, उपभोग्य व्यय दिया है, नहीं दिया, तो ये भी क्या हो गया, मौद्रिक प्रवाह। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्यवसायिक फर्म ने क्या दिया है, मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, तो ये मुद्रा के रूप में देंगे, तो ये मौद्रिक प्रवाह हो गया। और परिवारों ने जो उपभोग किया है उसके बदले में, वस्तु और सेवाओं के बदले में जो व्यय किया है, पैसा दिया है, मुद्रा के रूप में भुगतान किया है, वो भी हो गया मौद्रिक प्रवाह। समझ में आ गया। तो मौद्रिक प्रवाह भी क्या हो गया, दो प्रकार का हो गया। एक तो व्यवसायिक फर्मों से साधन भुगतान, साधनों के रूप में भुगतान जो व्यवसायिक फर्म से किसकी तरफ होता है, परिवार की ओर, और परिवार से व्यवसायिक फर्म की ओर उपभोग व्यय का भुगतान, परिवार से उपभोग व्यय के रूप में व्यवसायिक फर्मों की ओर। अर्थात एक मौद्रिक प्रवाह जो है वो भी आप देख रहे हैं और वास्तविक प्रवाह भी आप देख रहे हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में होता रहता है। यह प्रवाह क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगातार चलता रहता है। तो दो प्रकार के प्रवाह समझ में आ गए, वास्तविक प्रवाह जो कि उत्पादन के साधनों का और वस्तुओं और सेवाओं का होता है, और मौद्रिक प्रवाह जो कि उत्पादन के साधनों के प्रतिफल का और उपभोग व्यय का होता है। ठीक है, और ये आपको समझ में ही आ गया किससे किसकी तरफ होता है। ठीक है बच्चों, ये मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से परिवार और व्यावसायिक फर्मों की तरफ साधनों का, साधनों के भुगतान का, वस्तुओं और सेवाओं का और उपभोग व्यय का एक्सचेंज होता रहता है या प्रवाह होता रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखें यदि इसका निष्कर्ष, तो क्या है कि जो परिवार की आय होती है वो व्यावसायिक फर्मों की व्यय होती है, और जो व्यावसायिक फर्मों की आय होती है वो परिवार का व्यय होती है। अर्थात यहाँ पर आय बराबर व्यय। ये तो हमने इसकी मान्यता पढ़ी थी, तभी हमने देखा था कि कोई भी कच्चा माल नहीं रहता, परिवार भी अपने सारे पैसा खर्च कर देते हैं और व्यावसायिक फर्में भी अपना सारा माल बेच दे देती हैं। तो यहाँ पर आय बराबर क्या होता है, व्यय। समझ में आ रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय की राशियाँ क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात आय बराबर क्या होता है, यहाँ पर व्यय होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है, प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। कैसे विपरीत दिशा में होता है कि मुद्रा का जो प्रवाह है वो हमेशा विपरीत दिशा में, जैसे उत्पादन के साधनों का प्रवाह हो रहा है तो उनका जो मूल्य है वो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर, और व्यावसायिक फर्म से जो उसके मुद्रा का भुगतान है वो क्या होगा, व्यावसायिक फर्म से परिवारों की तरफ। यही है यहाँ पर कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह जिस दिशा में है, मुद्रा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में। जहाँ से वस्तुओं और सेवाएं प्रवाह करेंगी कहाँ पर, व्यावसायिक फर्म से परिवार की ओर, तो उसके बदले में जो मुद्रा है वो उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि मुद्रा के बारे में ही तो एक्सचेंज हो रहा है। पहले मुद्रा देंगे हम, उसके बदले में तो उत्पादन के साधन लेंगे, मुद्रा देंगे उसके बदले में तो उपभोग्य वस्तुएं लेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। साधनों का प्रवाह जिस दिशा में, मुद्रा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है। समझ में आया। तो यहाँ प्रवाह कैसा चलता है, विपरीत दिशा में चलता है। जहाँ पर से हमने उत्पादन के साधन लिए उसको हम मुद्रा भुगतान करेंगे, जहाँ से अपने वस्तुएं सेवाएं लिए उपभोग हेतु उपभोग व्यय के रूप में उसको भुगतान करेंगे। मुद्रा हमेशा विपरीत दिशा में ही प्रवाह करेगी।
समझ में आ गया। तो बच्चों ये था आपका आय का चक्राकार मॉडल, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मुद्रा का प्रवाह चलता रहता है। आय का चक्राकार प्रवाह इसे कहते हैं। वास्तव में तो 5 क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। परिवार क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, पूंजी बाजार क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। लेकिन हमें पढ़ना है सरल आय का चक्राकार प्रवाह, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। बंद अर्थव्यवस्था में इसमें 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, परिवार क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधन किस तरफ जाते हैं? व्यावसायिक फर्मों की तरफ। और व्यावसायिक फर्मों में उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के रूप में मुद्रा के रूप में परिवार प्राप्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद परिवार है वो उपभोग वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है? उपभोग। तो ये सारी वस्तुएं सेवाएं व्यावसायिक फर्मों से कहाँ आती हैं? परिवारों की तरफ। और परिवार इसके बदले में व्यय करते हैं, जिसे कि हम उपभोग व्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा का प्रवाह होता है और वास्तविक प्रवाह भी होता है। तो ये आय का चक्र का प्रवाह है। इस प्रकार से आय परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के बीच में घूमती रहती है। एक परिवार की जो आय होती है वो व्यावसायिक फर्म की व्यय होता है और व्यावसायिक फर्मों की आय परिवार का व्यय होता है। ठीक है बच्चों, आय का चक्राकार प्रवाह आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वस्तुओं के प्रकार के बारे में। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उपभोग वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, जिनको जानना आपके लिए इसीलिए जरूरी है ताकि कि आप राष्ट्रीय आय को और अच्छे से समझ पाएं। तो आय का चक्राकार प्रवाह तो आप अपने अच्छे से समझ ही लिया। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, मॉडल अच्छे से बना लेना। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मॉडल आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। बड़े क्वेश्चन में, निबंधात्मक प्रश्न में अधिकतर आता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।